अपने इलाके के लिए लड़ाई पे उतरी हूं, अपने इलाके को बचाने के लिए लड़ाई पे उतरी हूं। जिस तरीके से हमारे पश्चिम बंगाल में, हमारे बालीगंज में सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, हम लड़ाई पे उतरे हैं ताकि हम लोग जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो सही से इलाज नहीं मिलता। हम लड़ाई पे उतरे हैं क्योंकि हमारे पश्चिम बंगाल में मां बहनें औरतें सुरक्षित नहीं है। हम लड़ाई पे उतरे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमारे युवाओं को काम नहीं मिलता। हम लड़ाई पे उतरे हैं हमारे पश्चिम बंगाल से जब परिजाई मजदूर दूर गांव में जाते हैं, दूर राज्य में जाते हैं, उनको पीट के खून कर दिया जाता है। हम लड़ाई पे उतरे हैं क्योंकि हमारे मजदूर भाइयों को, किसान भाइयों को उनका मजदूरी सही से नहीं मिलता, फसलों का दाम सही से नहीं मिलता। हम लड़ाई पे उतरे हैं हमारे घर के युवाओं को, हमारे घर के औरतों की सुरक्षा के लिए। मैं लड़ाई करने आई हूं इन दंगाबाजों के खिलाफ जो हमारे पश्चिम बंगाल में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन दंगाबाजों को हमारे पश्चिम बंगाल में जगह दे रही है टीएमसी, उन लोगों के भी खिलाफ मैं कहना चाहती हूं, मैं बचाने आई हूं अपने बालीगंज को, मैं बचाने आई हूं अपने घर को, अपने परिवार को। आने वाले 29 तारीख को बालीगंज हल्के में जो चुनाव है वहां पे मैं सीपीआईएम की कैंडिडेट हूं आफरीन बेगम। जिस तरीके से पिछले 15 साल में हमारे बालीगंज में, हमारे पश्चिम बंगाल में नया कोई कारखाना नहीं बना, नया कोई इंडस्ट्री नहीं आया। साल भर साल हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये जो टीएमसी की गवर्नमेंट है एक से बढ़कर एक बिजनेस समिट करती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पे आते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में कोई शिल्पो नहीं आता, कोई इंडस्ट्री नहीं आता, नया कोई कारखाना नहीं बनता, हमारे पश्चिम बंगाल के युवाओं को काम भी नहीं मिलता। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई करने उतरे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं हमारे बालीगंज में, हमारे पश्चिम बंगाल में हमारे युवाओं को, हम लोगों को काम चाहिए, नौकरी चाहिए, रोटी रोजगारी चाहिए, इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे बालीगंज हल्के में, हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में 8000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। पता है क्यों सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है? क्योंकि गरीब घर के बच्चे, मिडिल क्लास घर के बच्चे, आम घर के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। अगर वो लोग पढ़ लिख जाएंगे तो अपनी हक, अपनी अधिकार मांगेंगे, वो कहेंगे, वो पूछेंगे कि हमारा स्कॉलरशिप कहां गया, वो पूछेंगे कि हमारे स्कूल में टीचर्स क्यों नहीं है, वो पूछेंगे कि हमारे स्कूल में मिड डे मील में फंडिंग क्यों कम है, वो पूछेंगे मेरे खाने का सामान मिड डे मील में इतना कम क्यों है, वो पूछेंगे कि पढ़ाई करने के बाद मेरा जो नौकरी होना चाहिए था, मेरा जो काम होना चाहिए था वो नहीं क्यों, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं है, वो पूछेंगे कि हमारा मजदूरी इतना कम क्यों है। इसीलिए हमारे घर के बच्चे, ताकि ये सारे सवाल ना पूछ सके, इसके लिए उन लोगों को अनपढ़ गवार बनाकर रखना चाहती है हमारी ये सरकार। इसलिए सरकारी स्कूलों पे ताला लगवा रही है ये। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई करने उतरे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि बालीगंज हल्के से अगर आप लोग हमें जिताइएगा, वामपंथियों को जिताइएगा, हसवा हथौड़ी तारा को जिताइएगा, तो बालीगंज हल्के में हम सारे स्कूल खुलवाएंगे। पश्चिम बंगाल में 8000 से भी जो ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, उन सारे स्कूलों को खुलवाएंगे। और जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं घर के दिक्कत की वजह से, उनको फिर से दोबारा स्कूल में भर्ती करवाएंगे, उनके लिए स्कॉलरशिप का व्यवस्था करेंगे ताकि वो लोग पढ़ लिख जाए, आने वाले नस्लों के लिए, अपने आने वाले भविष्य को भी वो लोग पढ़ा पाए और अपनी रोटी रोजगारी का जिम्मेदारी वो ले सके। इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि बालीगंज हल्के बोलिए, पूरे पश्चिम बंगाल में बोलिए, जब आप लोगों का तबीयत खराब होता है तब आप लोग जाते हैं ना सरकारी अस्पतालों में, वहां पे सही से आप लोगों को इलाज मिलता है, सही से डॉक्टर है, सही से मशीनें हैं? नहीं मिलता। आपका जो रिलेटिव होगा, कोई भी आपको बोलेगा कि अगर आपको सही से इलाज चाहिए तो आप लोग जाइए प्राइवेट अस्पताल में, जाइए वहां पे खर्च कर कीजिए, तभी आपका जो मरीज है उसको सही से इलाज मिलेगा। हम लोग कहना चाहते हैं कि सही से इलाज पश्चिम बंगाल में, हमारे इलाके में क्यों हम लोगों को नहीं मिलेगा, सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं मिलेगा? सिर्फ काम का, सिर्फ नाम का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना के रख दिया गया है, काम का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल क्यों नहीं है? इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अगर वामपंथियों को आप लोग विधानसभा में भेजिएगा तो हमारे सरकारी जो अस्पताल है वहां पे सही से डॉक्टर नियोग होगा, वहां पे मशीनें होंगी ताकि सही से हम लोगों का इलाज हो सके। हमारे इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। हर हफ्ते हम वामपंथी लोग अपने इलाके में जो हेल्थ कैंप होते हैं वो करवाएंगे ताकि किसी का भी दिक्कत ना हो, प्राइवेट अस्पतालों में जाके उन लोगों को स्वास्थ्य खरीदना ना पड़े। अगर आप लोग बालीगंज हल्के से हम लोगों को विधानसभा में भेजते हैं तो ये जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट अस्पताल है, ये जो मन मर्जी से अपना फीस बढ़ाती है,
वो और बढ़ा नहीं पाएगी, उसको कंट्रोल में लाया जाएगा। इसके खिलाफ हम लोग बिल पास करेंगे विधानसभा में, इसलिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि विधानसभा में ऐसा बिल पास हो तो आप लोग बालीगंज से हमें चुनिएगा, वामपंथियों को चुनिएगा। हम लोग कहना चाहते हैं हमारे बालीगंज हल्के में जिस तरीके से युवाओं को काम नहीं मिलता, पूरे पश्चिम बंगाल में युवाओं को काम नहीं मिलता, दूसरे राज्य में उन लोगों को जाना पड़ता है। हमारे बालीगंज हल्के में जो युवा है, हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से जोमैटो, रैपिडो, स्विगी, ऑनलाइन डिलीवरी एप्स में वो लोग काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि ना उन लोगों को सही से मजदूरी मिलता है, ना उन लोगों का हेल्थ का सिक्योरिटी है, ना एक्सीडेंट हो गया तो उसका जो खर्चा है वो कंपनी उठाती है। हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं कंपनी क्यों नहीं उठाती? और सरकार का अधिकार था, सरकार का मजबूरी था, सरकार का जिम्मेदारी था कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षित रखे, उनका अधिकार सुरक्षित रखे, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। अगर बालीगंज हल्के से आप लोग हमें भेजते हैं विधानसभा में, हमें चुनते हैं, तो हम लोग काम करेंगे ताकि कंपनी उन लोगों के लिए काम करे, उन लोगों को मिनिमम जो मजदूरी है वो कंपनी दे, वो ठीक रखने का दायित्व, वो ठीक रखने का रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी सरकार का होगा। रैपिडो, जोमैटो, स्विगी, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, ताकि उन लोगों को कोई भी अपनी मर्जी से काम से निकालना ना पाए, उनका जॉब का सिक्योरिटी ये सरकार देखेगी, ये तय हम करेंगे। उन लोगों का जो मिनिमम मजदूरी वो 26 से 30 हजार हो, इसके लिए काम हम वामपंथी लोग करेंगे ताकि सरकार कंपनी के साथ ये चुक्ति कर सके। उन लोगों का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उन लोगों का हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, वो खर्चा कंपनी दे, उसका व्यवस्था हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं दिन का मजदूरी 700 रुपया होना चाहिए, इससे कम में कोई किसी को काम नहीं करवा सकता, और पूरे महीने का मजदूरी 26 से 30 हजार होना चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हमारे पश्चिम बंगाल से जो हमारे भाई बंधु जो इस इलाके में, उन लोगों को काम नहीं मिलता, पश्चिम बंगाल में काम नहीं मिलता, वो लोग दूर राज्य में जाते हैं, बीजेपी शासित राज्य में जाते हैं। वहां पे जाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, पश्चिम बंगाल में रहने वाले हैं वो लोग, इसीलिए उन लोगों को कहा जाता है कि वो कभी बांग्लादेशी है, कभी पाकिस्तानी है। बीजेपी के जो प्रशासन है, पुलिस है, वो उन लोगों पे अत्याचार करती है। कभी देखते हैं, कभी उन लोगों को खून कर देती है। हमारे परिजाई मजदूर भाइयों को जो मार रहा है, वही बीजेपी पश्चिम बंगाल में आके हम लोगों से वोट मांग रहा है। इस बीजेपी को पहचान लीजिए, इन लोगों के खिलाफ वोट दीजिए। और हमारे पश्चिम बंगाल में इन बीजेपियों को आने देने के लिए बढ़ावा कौन दे रहा है? ये ममता दीदी, टीएमसी की सरकार। वामपंथी लोगों का जब सरकार था तब पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं था, आरएसएस के इतने कार्यालय नहीं थे, लेकिन अभी आरएसएस के कार्यालय बड़े हैं, बीजेपी बड़ा है। धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जात के नाम पे बांटने की राजनीति हो रही है। हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई करने उतरे हैं। वो लोग नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई करने उतरे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं, इससे पहले जब वामपंथियों का सरकार था पश्चिम बंगाल में, तब पश्चिम बंगाल में दंगे नहीं होते थे। जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तब पूरे हिंदुस्तान में दंगे की परिस्थिति हो गए थे, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में दंगा नहीं हुआ था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ऐसा सरकार चलता था, वामपंथियों का सरकार, जिनका हिम्मत था ये बात कहने की कि दंगा करने वालों का सर हम लोग तोड़ देंगे। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो ये बात नहीं कह सकती। कोई भी नेता मंत्री, उन लोग का टीएमसी का नेता मंत्री भी ये बात नहीं कह सकती। हमारे पार्टी में ऐसी नेता मंत्री है जो हमारी मीनाक्षी भी वो कहती है कि दंगेबाजों का ठैंग हम लोग खोड़ा कर देंगे। इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। जो दंगा करने आएगा उसको पश्चिम बंगाल से हम लोग भगा देंगे। इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं, जिस तरीके से ममता दीदी वही करती है जो ये बीजेपी करती है। पहले वो कहती है कि अरे हम नहीं करने देंगे, लेकिन उसके बाद वो वही करती है। जब वक्फ बिल लाया गया तब हम लोगों ने देखा किस तरीके से वक्फ बिल को लाके, जो वक्फ प्रॉपर्टी है जो गरीब आदमियों के लिए है, गरीब यतीम खाना, माइनॉरिटी बच्चों का, यतीम बच्चे जो हैं उन लोगों का यतीम खाना चलता है। माइनॉरिटी बच्चे जो गरीब हैं उन लोगों के लिए कॉलेज हॉस्टल बनता है, गरीब लोगों के लिए अस्पताल बनता है। वक्फ प्रॉपर्टी इन सब कामों में आता है। वही वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर बिल लाया गया कि बीजेपी वो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में करना चाहती है। तो जब बिल लाया गया तो पश्चिम बंगाल में आंदोलन शुरू हुआ, पश्चिम बंगाल के लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन ममता दीदी ने कहा कि वक्फेर बिरुद्धे कोनो आंदोलन पश्चिमबंगे থেকে হবে না, वक्फ के खिलाफ आंदोलन करना है तो दिल्ली चले जाओ। उसके बाद ममता दीदी ने क्या किया? उसके बाद ममता दीदी ने वही वक्फ बिल को पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया। बीजेपी वक्फ का प्रॉपर्टी अंबानी अदानियों को दे रही है। अंबानी अदानी वहां पे होटल बनवा रहे हैं। गरीब आदमी का कोई काम नहीं आ रहा। वक्फ प्रॉपर्टी गरीब आदमी के लिए वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहा। और पश्चिम बंगाल में हम लोग क्या देख रहे हैं?
आधे से ज्यादा वक्फ का प्रॉपर्टी ये तृणमूल के जो लीडरान है वो लोग हड़प के बैठे हैं। आप लोग आलिया यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहां पे हॉस्टल का जमीन दिया गया है, पैसा दिया गया है वक्फ प्रॉपर्टी से, लेकिन वो प्रॉपर्टी वो कागज वो पैसा उन आलिया यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को नहीं मिल रहा। वो तृणमूल के जो लीडरान हैं वो लोग हड़प के बैठे हैं, अपने जिम्मे करके बैठे हैं। इसीलिए ममता दीदी वक्फ बिल को यहाँ पे चालू कर दी और हम लोगों को आंदोलन खिलाफ वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन नहीं करने दी। बीजेपी जो चाहता है ममता दीदी वही करती है। हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से जब SIR हुआ, ममता दीदी ने कहा आमी बेचे थकते SIR होते देबो ना, लेकिन उसके बाद SIR किया गया और हमारे बालीगंज हल्के से हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में लाखों की तादाद पे लोगों का नाम काट दिया गया। बालीगंज हल्के में 23,000 लोगों का नाम काट दिया गया, उसमें से 18,500 मुस्लिम लोगों का नाम काट दिया गया। हम लोग पूछना चाहते हैं, बीजेपी चुन चुन के लोगों का नाम काट रही है, ममता दीदी क्या कर रही है? ममता दीदी 5 दिन का धरना मंच बैठाई, उसके बाद उठ गई, उसके बाद वो बोर्ड पे चली गई। अभी उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रही है अरे मेरे भवानीपुर इलाके से भी इतने लोगों का नाम कटा है कोई, तो मैं तो कुछ नहीं कह रही। हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं, आप क्यों कुछ नहीं कह रही हो? आपका तो जिम्मेदारी था अपने इलाके के लोगों का प्रोटेक्ट करना, आपका तो जिम्मेदारी था, आप पश्चिम बंगाल की सरकार में हो, मुख्यमंत्री हो, तो आपका जिम्मेदारी था कि आप अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें, लेकिन आपने नहीं किया। हम वामपंथियों ने लड़ाई किया था, ट्राइब्यूनल में मामला किया था, उसके बाद हम लोगों को इतना तो मिला कि 29 तारीख को इलेक्शन है, 27 तारीख तक ट्राइब्यूनल में जिन लोगों का नाम आ जाएगा उन सब लोगों का वोटाधिकार सुरक्षित रहेगा, वो इस इलेक्शन में वोट दे पाएंगे। हम लोग वामपंथी लोग इसीलिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? फिर भी जिन लोगों का नाम नहीं आएगा वोटर कार्ड में, वोटर लिस्ट में, उन लोगों का क्या होगा? हम लोग सवाल पूछते हैं। ये ममता दीदी कुछ नहीं कह रही उनके लिए। बीजेपी की जो सरकार चल रही है वो जिस तरीके से कह रही है कि अरे ये सब लोग जिन लोगों का नाम कट गया वो लोग तो देशद्रोही है, हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि सच में वो लोग देशद्रोही है? इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई करने उतरे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं जिन लोगों का नाम कट गया उनके लिए भी हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, ताकि किसी का भी नाम ना कटे। आने वाले 29 तारीख को हम लोग जीते या ना जीते, लेकिन वामपंथी लोग हैं, हम लोग लड़ाई करेंगे। इसके लिए हम लोग कहना चाहते हैं संविधान सुरक्षित अधिकार है SIR का, वो हम लोग खोने नहीं देंगे। हर किसी का वोटाधिकार उनके लिए रहेगा, इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। कॉमरेड बिंद्रा कारत हमारे बीच आ पहुंची है। जिस तरीके से SIR करके हम लोग देख सकते हैं हम लोगों का नाम काटा गया और ममता दीदी कुछ नहीं कह रही। हम लोग कह रहे हैं कि आने वाले 29 तारीख को हम लोग जीते या ना जीते, लेकिन संविधान सुरक्षित, हर किसी का वोटाधिकार सुरक्षित रहेगा, उसके लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। संविधान का सुरक्षित वोटाधिकार हम लोग आप लोगों को वापस नहीं देंगे, वो आपका अधिकार है, हम लोग छीन के लेंगे, हर इंसान छीन के लेगा, इसके लिए लड़ाई है। हम लोग कहना चाहते हैं, ममता दीदी इतना कह रही है कि किसी का नाम हम लोग काटने नहीं देंगे, लेकिन हम देख सकते हैं इतने लोगों का नाम कट गया, वो कुछ नहीं कर रही है। ममता दीदी न्यू टाउन में जमीन दे रही है डिटेंशन कैंप के लिए, तो जिन लोगों का नाम नहीं आया, क्या सच में वो लोग देशद्रोही है? उन लोगों को न्यू टाउन में भेज दिया जाएगा डिटेंशन कैंप में, जिस तरीके से आसाम में NRC हुआ था। ममता दीदी जमीन क्यों दे रही है? हम वामपंथी लोग कह रहे हैं अगर बालीगंज हल्के से हम लोगों को जिताइए या ना जिताइए, डिटेंशन कैंप के सामने, उसके गेट के सामने वामपंथी लोग हम लोग खड़े रहेंगे और वहां पे कोई भी किसी भी लोगों को पहुंचाने से पहले डिटेंशन कैंप को तोड़ के चूर चूर कर देंगे। हम लोग वामपंथी लोग इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, ताकि किसी भी आदमी का वोटाधिकार, किसी भी लोग का वोटाधिकार वो लोग काट ना पाए, इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। संविधान सुरक्षित अधिकार, इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं जिस तरीके से हमारे पश्चिम बंगाल में हमारी औरतें सुरक्षित नहीं है, मां बहनें सुरक्षित नहीं है। आरजीकर का इंसिडेंट आप लोग देख लीजिए, वहां पे जिस तरीके से हर जगह पे टीएमसी के इतने बड़े बड़े लीडर का नाम आ गया, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया गया। सिर्फ एक सिविक वॉलंटियर को पकड़ के भेज दिया गया, CBI हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई तृणमूल के नेता मंत्री का नाम नहीं आया। जो ममता दीदी ये रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करती है, अपने पार्टी में लेती है, क्या वो सच में अपने मां बहनों का अधिकार सुरक्षित कर पाएंगी? हम लोग कहना चाहते हैं जब हासखली का इंसिडेंट हुआ तब ममता दीदी ने क्या कहा था? ममता दीदी ने इतना गंदे गंदे शब्द बोले थे, वो जो धर्षिता, जो निर्जातिता थी उनके खिलाफ। हम लोग कहना चाहते हैं इसके लिए जो लोग रेप करते हैं उन लोगों को वो अपने पार्टी में लेते हैं, उन लोगों को बढ़ावा देती है, इनके खिलाफ हमारी राजनीति है। हम लोग कहना चाहते हैं कि आप लोग देखिए, पश्चिम बंगाल में अपने मां बहनों को सुरक्षित रखने के लिए वोट दीजिए,
हम लोग कहना चाहते हैं हमारे इलाके में जिस तरीके से इतना तोलाबाजी है, जिस तरीके से काला बाजारी है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। बाजार में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पे इतने महंगे भाव में मिलता है, लेकिन अगर किसान भाइयों के पास जाइए तो उन लोगों को फसल का मिनिमम दाम तक नहीं मिल रहा। तो बीच का पैसा कहां जा रहा है, ये सवाल हम लोग पूछते हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर आने वाली 29 तारीख को बालीगंज हल्के से आप लोग हमें चुनते हैं तो बाजार इलाके में काला बाजारी ना हो, इसका जिम्मेदारी हमारी। अपने इलाके में तोलाबाजी ना हो, इसका जिम्मेदारी हमारी। अपने इलाके में गुंडा राज ना हो, इसका जिम्मेदारी हमारी। अगर कोई हमारे इलाके में गुंडा राज करेगा, तोलाबाजी करेगा, काला बाजारी करेगा तो एमएलए के तरफ से उसके खिलाफ एफआईआर होगा, उसको पहुंचाया जाएगा जेल के अंदर, ताकि अपने इलाके को सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। हम लोग कहना चाहते हैं हमारे इलाके में अगर अपना घर में थोड़ा सा छत ठीक करने जाओ, वहां पे भी आप लोगों को किसी ना किसी तृणमूल के नेता को पैसा देना पड़ता है। जिसको आप लोगों ने वोट दिया, अपना सर्टिफिकेट उससे मांगने जाओ, उसको पैसा देना पड़ता है। आने वाली 29 तारीख को इसके खिलाफ वोट दीजिए। ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए जिसको पैसा ना देना पड़े, जो आपके वोट में आया है वो आपसे पैसा ना मांग सके। जिस तरीके से तृणमूल के जो लीडरान हैं, आप लोग देखेंगे कभी सैंडो गेंजी पहन के पैसा लेते हैं, आप लोग देखेंगे कभी तबेले में लपेट के पैसा लेता है, लेकिन वही लोग तृणमूल में रहते हैं। ममता बनर्जी वो बोलती है कि उन्हीं सततार प्रतीक, अगर वो इतना ही सतता का प्रतीक होती तो इन लोगों को अपने पार्टी से निकालती। हम लोग गरीब आदमी है, आम आदमी है, हम लोग पैसा जमा करते हैं ताकि एक घर बना पाए, एक घर खरीद पाए, लेकिन हम देख सकते हैं किस तरीके से ये तृणमूल के जो लीडरान हैं, ये लोग फ्लैट खरीदते हैं करोड़ों रुपया वहां पे छिपाने के लिए, और इन्हीं लोगों को पार्टी में रखा जाता है। चिट फंड कांड में इतने दिनों से जेल में थे, उसको जेल से निकाल के अभी हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से प्रार्थी बना दिया गया, कैंडिडेट बना दिया गया। हम लोग कहना चाहते हैं अगर वो लोग इतने ही अच्छे हैं तो चोरों को, मक्कारों को अपने दल में, अपनी पार्टी में क्यों ले लेते हैं? जो गरीब आदमी का हक मारता है, गरीब आदमी का पैसा मारता है, उन लोगों को अपनी पार्टी में क्यों लिया? इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई करने उतरे हैं। हम लोग बोलना चाहते हैं कि अगर बालीगंज हल्के से आप लोग हमें चुनते हैं तो बालीगंज का एक ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जहां के युवाओं को काम नहीं मिलेगा। हर घर के बच्चों को काम और रोटी रोजगारी की गारंटी हमारी, उसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। मिनिमम मजदूरी 26 से 30 हजार होगा, उसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स है उन सब जॉब्स को हम लोग परमानेंट करेंगे, इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अगर बालीगंज हल्के से आप लोग हमें चुनते हैं तो बालीगंज इलाके में जिस तरीके से पानी का दिक्कत है हमारे इलाके में, वो दिक्कत खत्म हम लोग करेंगे। जो बस्ती इलाके में पक्के छत नहीं है, वो पक्के छत हम लोग एमएलए फंड से बनाएंगे, इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं इतने दिनों से हमारे बस्ती इलाके में जो शौचालय ठीक से नहीं है, टॉयलेट नहीं है, हर घर के लिए टॉयलेट और शौचालय बनाएंगे, इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग बोलना चाहते हैं जो फ्लैट का दाम 1400 रुपए होना चाहिए, कटमनी के वजह से, इधर उधर घूसखोरी की वजह से वही 4000 6000 में आपको बेचा जा रहा है। कम दाम में भी आपको घर मिल सके, मकान मिल सके, उसके लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। हम लोग कहना चाहते हैं जिस तरीके से स्मार्ट मीटर हमारे ऊपर लागू करने की कोशिश किया गया, उसी स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया, लड़ाई किया। स्मार्ट मीटर से अंबानी अदानी को फायदा मिलता है, लेकिन हम लोगों को फायदा नहीं मिलता। तो हम लोग चाहते हैं वामपंथी लोगों को अगर विधानसभा में भेजिएगा तो पहला 100 यूनिट तक फ्री, उसके बाद का 100 यूनिट हाफ दाम में, इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं जो 1500 रुपए पॉकेट में डाल के आप लोगों को कहना चाहती है कि चुपचाप वोट इधर दो, लकी का भंडार मिलता है, युवा साथी मिलता है, उन लोगों से सवाल पूछिए। हम लोगों के बच्चे का इतना हैसियत था कि 30 से 40 हजार रुपए वो लोग महीने का कमा सकते थे, उन लोगों को रोटी रोजगारी मिल सकती थी, नौकरी कामकाज मिल सकती थी, लेकिन आप लोग सरकार में होते हुए भी ये रोटी रोजगारी नौकरी उन लोगों को नहीं दे रहे और 1500 रुपए में घर चलाने के लिए बोल रहे हैं। जिन माओ को 1500 रुपए मिलता है वो लोग सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा 1500 रुपए में घर चलता है? हम लोग कहते हैं मिनिमम मजदूरी 26 से 30 हजार होगा, आपके घर के बच्चों को नौकरी मिलेगा, और आपका जो लकी का भंडार है, जो बेकार भाता है, जो युवा साथी है, जो विधवा भाता है, उसको हम 6000 करेंगे। इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं ताकि घर का खर्चा चल सके। हम लोग लड़ाई कर रहे हैं ताकि अपना इलाका सुधर सके। दंगाई जो दंगाबाजी कर रहे हैं, बाबुल सुप्रियो को जिस तरीके से कैंडिडेट बनाया गया, दंगाबाज जो आसनसोल में दंगाई करने वाला मेन कल्प्रिट था, उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। पिछले 5 साल में बाबुल सुप्रियो को हम लोगों ने नहीं देखा।
हम लोग कहना चाहते हैं ऐसे आदमी को चुनिए, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनिए जो आपके लिए काम करेगा। आने वाले 29 तारीख को जब आप लोग वोट दीजिएगा तब अपने बच्चे के तालीम के लिए, शिक्षा के लिए वोट दीजिएगा ताकि तालीम खरीदना ना पड़े। आने वाले 29 तारीख को जब वोट दीजिएगा तो अपने अधिकार के लिए, हक के लिए, मजदूरी के लिए वोट दीजिएगा। आने वाले 29 तारीख को जब वोट दीजिएगा तो अपने स्वास्थ्य के लिए, सही इलाज के लिए वोट दीजिएगा ताकि प्राइवेट अस्पताल से इलाज खरीदना ना पड़े। आने वाले 29 तारीख को गैस का दाम, तेल का दाम कम हो, इसके लिए वोट दीजिएगा। आने वाले 29 तारीख को हमारे घर की औरतें सुरक्षित रह पाए, ऐसा सरकार चुनिएगा, इसके लिए वोट दीजिएगा। आने वाले 29 तारीख को जब वोट दीजिएगा अपने बच्चे के नौकरी के लिए, कामकाज के लिए वोट दीजिएगा। आने वाले 29 तारीख को जब वोट दीजिएगा तो इन तोलाबाजों के खिलाफ वोट दीजिएगा, इन दंगाबाजों के खिलाफ वोट दीजिएगा। आने वाले 29 तारीख को जब वोट दीजिएगा तो याद रखिएगा, मैं मोहल्ले की लड़की हूं, घर की लड़की हूं, जीतूं या ना जीतूं, इलाके में रहूंगी, मोहल्ले में रहूंगी, यहीं पे रहूंगी, काम करूंगी, अपने इलाके को बचाऊंगी, इसके लिए काम करूंगी। आने वाले 29 तारीख को हसुआ हथौड़ी तारा में 1 नंबर बटन प्रेस करके वोट दीजिएगा। मैं आफरीन बेगम, बालीगंज की घर की लड़की, आप लोगों का दुआ मांगती हूं, आप लोगों का साथ मांगती हूं। इनकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद। हमारे बीच वो शख्स, वो नाम है बृंदा करात, जो दिल्ली दंगे में जब प्रशासन और सरकार नाकाम थी तब बृंदा करात रास्ते में थी। बृंदा करात वो नाम है, जहांगीरपुरा दिल्ली में जब बुलडोजर चल रहा था तब बृंदा करात रास्ते में थी, बुलडोजर के सामने थी। वो बृंदा करात हमारी पार्टी के ऑल इंडिया नेत्री और महिला समिति की ऑल इंडिया नेत्री। मैं उनसे अपील करता हूं कि आप हमारे इस मंच से हमारे इस इलाके के लोगों के लिए मौजूदा सियासी सूरत हाल में हमारे पार्टी के बात को रखें। कॉमरेड बृंदा करात। बृंदा करात जो आपके बीच है,